Hello friends, welcome to VL classes. Today we are going to discuss the most important 30 questions of the language 1 which is Hindi, which is asked in the paper of UP TET 2018 पेपर 1 सेट बी। ये 30 क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर जो हमारा अपकमिंग यूपी टेट का पेपर है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है यूपी टेट 2018 के पेपर 1 सेट बी में जो पार्ट 1 था साइकोलॉजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे पेपर में, उसको मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है सो प्लीज़ वॉच द वीडियो, द लिंक हैज़ बीन गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And if you are new on my channel, so please subscribe the VL classes and also press the bell icon to get the new updates. You can follow me on my Insta, which is given below in the description box. So let us now start the session. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो यूपी टेट के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अक्सर क्या होते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो प्रीवियस ईयर 2018 का जो क्वेश्चन मैं आज बताने जा रही हूँ, इससे आपके 30 क्वेश्चन जो है वो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हिंदी के, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है आपके लिए तैयार हो जाएंगे और वो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सबसे अच्छी बात ये है कि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं इससे हमें क्या होती है, हेल्पफुल हो जाती है। जो भी क्वेश्चन हम प्रीवियस के देखते हैं वो हमारे आने वाले अपकमिंग पेपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के पेपर 1 में वो था हिंदी का, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो इसके को बताने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ होता है। जो शब्द के आगे लगता है वो उपसर्ग होता है, जो पीछे लगता है वो होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग यानी कि किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रा, प्राक, प्राग या प्रागैति। तो प्रागैतिहासिक में जो है वो प्राग धन ऐतिहासिक होता है। तो इसका मतलब जो ये प्राग वर्ड जब ऐतिहासिक में जुड़ जाता है तब वो प्राग ऐतिहासिक बन जाता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। इसका सही आंसर प्राग, यानी प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है वो है प्राग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास किसकी कविता है। कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुलसीदास है तो हो सकता है तुलसीदास जी ने ही लिखा हो, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो ये आपको ज़रूर याद होगा कि ये किसकी कविता है। तो 4 ऑप्शन है, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर 4। तुलसीदास किसकी कविता है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। अगर आपको ये नहीं याद है तो याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप इसे पढ़ना चाहते हैं आगे तो किसी एक नोट्स के रूप में इसे लिख लीजिए, बना लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो तुलसीदास किसकी कविता है, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। बहिधनकार, वहिधनस्कार, बहिर्धन आकार या बहिर्धनकार। तो अगर आप संधि विच्छेद जानते हैं तो आपको पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बहिधनकार जब आपस में मिलता है तो ये बनता है बहिष्कार। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। इससे क्या होता है ना, आपको खुद भी एनालिसिस हो जाता है कि आपका कितना कोर्स प्रिपेयर है कितना नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हो या कितने नहीं गेन कर पा रहे हो। तो आप खुद का एनालिसिस इससे ज़रूर करिए कि क्या आपको सही ऑप्शन पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो मैं यही कहूँगी कि इन क्वेश्चंस को कहीं नोट डाउन करके इसे प्रिपेयर ज़रूर रखें। सो वैदेही वनवास किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त,
अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग पखावज, पहिया, लिखावट या मझधार। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दे दिए जाते हैं कि इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछ लेता है आपसे। तो जो इसमें वर्ड है पहिया, ये हमारा पुल्लिंग में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। तो पहिया क्या है? पुल्लिंग है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्या है, छोटा सा पैरा दे देता है कभी कभी और उनसे जो है क्वेश्चन पूछ लेता है, और इन पैरा से नंबर गेन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अगर आप इसे केयरफुली पढ़ेंगे तो आप इसका सही सही आंसर डेफिनेटली दे देंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 36 और 37 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। यानी कि छोटे से पैरा में 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हो। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। अक्सर क्या होता है कि आप लोगों में से क्या जो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप सोचते हो कि पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ लें फिर हम आंसर को ढूंढ लेंगे। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप केयरफुली अगर इसे पढ़ना चाहेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये तो बहुत छोटा पैरा है, इसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा पढ़ने में। तो अगर आप इसे केयरफुली पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस का आंसर देना जो है और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैं पहले यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप पहले दिए गए पैराग्राफ को पूरा आराम से पढ़ लीजिए। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। संप्रेषण कला क्या नहीं है? प्रभावशाली भाषा, अलंकरण, आत्मविश्वास, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। पैरा पे आ जाते हैं। आत्मविश्वास पहले मिल गया और यहाँ पे आत्मविश्वास है, यानी स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा, यानी कि प्रभावशाली भाषा। और ये क्या है, एक अलंकृत रूप में है, इसलिए अलंकरण भी इसकी विशेषता होगी। और अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, और यहाँ पे दिया है भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो क्या क्या हमें मिल गया? प्रभावशाली भाषा यहाँ मिल गया, अलंकरण नहीं मिला, आत्मविश्वास यहाँ पे है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, यानी कि विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 हमें मिल गए। तो जिसका सही आंसर होगा संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन होगा, ना कि 4 होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अनायास, अभ्यास, भाषण, विषय की अच्छी पकड़। फिर से पैरा पे आते हैं। जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है, यानी कि कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो 37 का जो ऑप्शन नंबर 2 उसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखा हमने कितनी आसानी से 2 नंबर आसानी से गेन कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले आपको संयुक्त व्यंजन पता होना चाहिए कि क्या होता है। छात्र, ज्ञ और शा। तो यहाँ पे छात्र और ज्ञ तीनों है कि या नहीं है, इसलिए या जो है ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। मृत्युंजय ये एक
भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है, और जब शब्द जो है वो किसी तीसरे अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो इसलिए मृत्युंजय पद में कौन सा समास होगा, वो है बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अलंकार उपसर्ग यानी कि जो शब्द किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर एक शब्द का निर्माण करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। तो अलंकार में अलन, अल या अलम, तो अलम धन कार अगर हम जोड़ते हैं तो वो अलंकार होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन होगा। तो अलंकार किस उपसर्ग का प्रयोग है, वो है अलम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे। यह पुस्तक किसकी है? यह एक वाक्य है। में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यानी यह पुस्तक किसकी में है, में रेखांकित शब्द क्या है, यह, और इसी में हमें क्या उसका पद परिचय यानी उसके बारे में हमें बताना है कि यह क्या इंडिकेट करता है। गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष एकवचन, सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एकवचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग या संबोधन अव्यय। तो यह पुस्तक, यहाँ ये पुस्तक के बारे में को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि यह पुस्तक, दैट मीन्स यह सार्वनामिक विशेषण जो कि क्या है, पुस्तक विशेष है इसमें, और ये एक वचन स्त्रीलिंग को इंडिकेट करता है। इसलिए ऑप्शन 41 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका विलोम पूछ लेता है, तो विलोम्स के बहुत सारे चार्ट होते हैं, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। दिए गए ऑप्शन है व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण या विभाजित। तो विश्लेषण का संश्लेषण होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य, कंठ्य, दंत्य, अनुनासिक। अब यहाँ दांतों पर जीभ लगाने से है, तो उसे बोलते हैं दंत्य, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको ऊष्म व्यंजन पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं। वो होते हैं श, श, श और हा। तो इसमें से ऑप्शन आप पढ़िए, चा, छा, जा, श, श, स, अ, ब, स, य, र, ल। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है, श, श, स, ये जो है ऊष्म व्यंजन है। इसमें एक गर्माहट सांसों से निकलती है, मुंह से हमारे निकलती है, यानी ऊष्मा निकलती है यहाँ से, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, तो बहुत कम ही इसका विलोम होगा। अंधिकत, अत्यल्प, अत्याधिक या अंधहीन। तो अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यल्प, यानी कि अति अल्प, यानी बहुत कम। यानी क्वेश्चन नंबर 45 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यल्प। अब आप देख पा रहे हो या एनालिसिस कर पा रहे हो कि आपको कितना आ रहा है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि 2018 के यूपी टेट पेपर 1 सेट बी में पूछा गया था वो है, रित का विलोम क्या है? अब आप देख पा रहे हो कि विलोम से ही लगभग 2 से 3 क्वेश्चन विलोम पे ही आ गए। इसलिए आप जो भी विलोम्स के चार्ट दिए रहते हैं उसे पूरा पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो मैं उस पर भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। डेफिनेटली आपके 2 से 3 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो रित का विलोम क्या है? ऑप्शन है विकीर्ण, अनिर्त, वक्र,
या अनाक्य? तो रित का विलोम होता है अनृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। आप देख पा रहे हो उपसर्ग से भी कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, तो उपसर्ग भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संकल्प में उपसर्ग सन, सम, सक या संग। तो हमें पता है जब सम में कल्प जोड़ते हैं तो वो होता है संकल्प। ये मिल करके ये बिंदी, अंग की बिंदी जो है शा के ऊपर चली जाती है और ये वर्ड में बन जाएगा संकल्प। तो 47 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। संकल्प शब्द में जिस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो है सम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 48। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का होगा कृत्यवाच्य, भाववाच्य? इस वाक्य का वाच्य पूछ रहा है, तो कृत्यवाच्य, कृतिवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, अन्य। तो मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इसमें जो है करता है जो वो क्या, वो उसकी फीलिंग, उसके भाव व्यक्त हो रहे हैं कि वो इस लायक है कि वो भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, यानी वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। तो ऑप्शन नंबर 2 भाववाच्य बिल्कुल सही है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता में जिस वाच्य का प्रयोग हुआ है वो है भाववाच्य। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है तद्भव और तत्सम। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तद्भव और तत्सम एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है। तद्भव और तत्सम, लुनाई लावण्यता, लौंग लवंग, आंत अंत्र, आयुष आदेश। तो लौंग तद्भव है और उसका तत्सम लवंग होता है, आंत का अंत्र होता है, आयुष का आदेश होता है। बट लुनाई का लावण्यता गलत है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल गलत है, ये सही मेल नहीं है। बाकी तीनों मेल एकदम सही है तद्भव और तत्सम के, ये तीनों तत्सम है और इसके सामने वाले जो है ये तद्भव है और इसके सामने वाले तत्सम है। तो यही पहला मेल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? बहुत सारे रचनाएं और उनके लेखक दिए जाते हैं और क्वेश्चन 2 से 3 बिल्कुल बनते हैं, इस पे बनते ही बनते हैं। अगर आपने नहीं पता है तो उसको ज़रूर नोट डाउन करिए, कौन सा जोड़ा गलत है। तो पहले हम देखते हैं सही क्या है। स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, नहीं, ये इनकी रचना नहीं है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, बिल्कुल सही है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2, 3, 4 ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जो ऑप्शन गलत है वो है स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है। और पूछा है कौन सा जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? फिर कवि और उसकी रचना में क्वेश्चन, फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। आप देख रहे हो कि हिंदी में क्या हो रहा है कि एक ही टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, सही है। शिवराज भूषण भूषण जी की है। शब्द रसायन देव का है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन से युग गलत है? फिर देखिए रचना और कवि का नाम दिया, ये तीसरा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आर्यों के आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद,
ये बिल्कुल सही है। वोल्गा से गंगा, राहुल सांस्कृत्यायन, बिल्कुल सही है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी ने लिखा, ये भी बिल्कुल सही है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, ये रचना इनकी नहीं है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अब इन रचनाओं को जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। इसका सीधा तरीका यही है कि आप इन्हें याद कर लीजिए और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वह बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विराम चिन्ह, पहला ऑप्शन, हाँ मेरा यही विचार है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, बिल्कुल सही, क्योंकि तीनों वर्ड्स को बिल्कुल कॉमा से सेपरेट करके पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। ये वाक्य बिल्कुल सही है। उसके पास धन वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, बिल्कुल सही। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, बिल्कुल सही है। बट पहला वाक्य देखिए, हाँ मेरा यही विचार है। यहाँ हाँ के बाद एक ठहराव आना चाहिए। यहाँ एक कॉमा अर्धविराम का प्रयोग होना ज़रूरी था, इसलिए ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? यानी कि इन चारों में से भिन्न कौन सा है? सनातन, चिरंतन, शाश्वत, अधुनातन। ये सब पुराने सनातन मतलब हमारे सनातन, ये तीनों ऑप्शन देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं इनके अर्थ में एकता है, बट क्या है जो वर्ड 4 है अधुनातन, ये जो है अलग है। ये इन तीनों से भिन्न अर्थ और प्रकृति का, क्योंकि ये नयापन को रिप्रेजेंट करता है और ये सब प्राचीन चीज़ों को लेके हमारे इंगित कर रहा है। इसलिए जो वर्ड 4 है अधुनातन, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये इन चारों में सबसे भिन्न है। अर्वाचीन शब्द का विलोम, देखिए विलोम पे फिर एक नया क्वेश्चन। अर्वाचीन, अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन। तो अर्वाचीन का प्राचीन होता है विलोम, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से विभीषण, विरहणी, गृहिणी, जगतगुरु। तो विभीषण बिल्कुल सही है, गृहिणी बिल्कुल सही है, जगतगुरु बिल्कुल सही है, इसलिए विरहणी जो है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो पहले सही देख लेते हैं। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, बिल्कुल सही है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, बिल्कुल सही है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, हरा भरा करना नहीं, ये नहीं सही है। माई का लाल, साहसी व्यक्ति, बिल्कुल सही है। तो जो युग्म गलत है वो है नंबर 3, यानी सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये गलत है, इसलिए 57 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि अलंकार टॉपिक आपका प्रिपेयर होना चाहिए, नहीं है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो श्लेष अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार। तो इस दोहे में जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु समास। गौशाला यानी गाय, गौ की शाला यानी गाय की शाला, और का की क्या आया तो वहाँ तत्पुरुष होता है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। लास्ट क्वेश्चन जो कि 2018 यूपी टेट पेपर 1 सेट बी के लैंग्वेज 1 हिंदी में पूछा गया था, वो है देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो काकी के लिए आ रहा है यहाँ पे। तत्पुरुष का जो है
डेफिनेशन है, अगर वो आपको लर्न होगा तो आप इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ देश के लिए भक्ति है, तो के लिए आया तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि जो समास में तत्पुरुष के बारे में बताया जाता है वो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर, ये होता है ना, तो संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष में ही आता है, इसलिए देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। तो देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर आपने तत्पुरुष लगाया तो यानी आपका समास तैयार है। तो ये था आपका हिंदी के 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल हैं। और अगर आपको नहीं तैयार हो तो इसके नोट्स बना लीजिए, इसको तैयार कीजिए। बट फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमें से ज़रूर पूछिए, हमसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द VL।